नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश और स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का एक नया सेशन। दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं भेज पाया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, नॉट बिकॉज ऑफ सम रीजंस बट अगेन आई वाज डूइंग सम इनोवेटिव थिंग। व्हाट काइंड ऑफ इनोवेटिव थिंग वाज देयर? इट वाज इनोवेटिव फॉर मी एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू गिव सम काइंड ऑफ एरर वीडियोज जो आज मैं आपके सामने लाया हूँ। कल से स्टार्ट करी हम लोगों ने, कोशिश किया कि कैसे इस पे वर्क किया जाए, तो आज फाइनली थोड़ी बहुत सक्सेस मिली। ठीक है, तो ये तो थी मेरी कल की बात। स्टार्ट करते हैं आज से हम एक नया सेशन और वो है एरर्स का। लेकिन हाँ, वोकैबुलरी का सेशन हम लोग जारी रखेंगे। मैं आज नहीं भेज पाया हूं, कल से हम वोकैब स्टार्ट करते रहेंगे। राइट, एरर्स में बीच में आपको लेके क्यों आया? इसका रीजन है दोस्तों कि अभी हाल फिलहाल में कुछ एग्जाम्स स्टार्ट हुए हैं और एग्जाम्स में भी कुछ मेंस, जैसे कि मैं कहूंगा आरआरबी के लिए। तो जो स्टूडेंट्स आरआरबी पीओ पास कर चुके हैं और जिनका मेंस है 25 सितंबर को, एज वेल एज जिनका आरआरबी क्लरिकल है 16 अक्टूबर को, उनके लिए मैं लाया हूं इंग्लिश का एक सेशन। वो सभी स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं इंग्लिश में अपने आप को वीक तो नहीं कहूंगा कि वीक महसूस करते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि हमें बहुत वर्क की जरूरत है, उनके लिए दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आरआरबी क्लरिकल के मेंस और आरआरबी पीओ के मेंस पे एक बढ़त बनवा सकूं। राइट, तो इसी के लिए आज का सेशन हमारा एरर्स का है। बाकी चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट की बात हो, चाहे पैसेज की बात हो, चाहे क्लोज टेस्ट की बात हो, so this is my responsibility that I'm gonna make them all the things done over here, right? आपका बहुत प्यार मिलता है मुझे, I'm extremely happy। शायद इसी प्यार के लिए I want to do this kind of things, right? तो आज का सेशन है हमारा एरर्स का। आज मैं 15 एरर्स की एक सीरीज लूंगा और ये सीरीज हमारी चलेगी 25 तक। इट मींस 25 को एग्जाम है, 24 तक कुछ ना कुछ हम लोग डालते रहेंगे पीओ के लिए। और ऐसे ही क्लरिकल की जो सेशन है वो भी स्टार्ट रहेंगे 15 और 16 अक्टूबर तक। राइट एवरीवन, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए और बिना मेरी किसी और बकवास के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं 15 एरर्स। तो देखते हैं वो 15 एरर्स कौन कौन से हैं। आखिर वो 15 एरर्स जो मैं आपको कराने वाला हूं वो कौन से 15 एरर्स हैं जो मैं आपको आज नया बताऊंगा। यहाँ पे हमें से कुछ लोग कर चुके हैं इनको आराम से और आसानी से, लेकिन कुछ को नहीं पता कि इनके रीजंस क्या होते हैं। तो फ्रॉम द वेरी बॉटम, फ्रॉम द वेरी बेसिक और वेरी फंडामेंटल, हर एक चीज का एक आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रामर कहां वर्क करती है, कैसे कहां हम छांटते हैं एरर्स को। अब क्वेश्चन इसमें एक और आएगा कि सर इसकी बेसिक वीडियोस क्या है। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरर्स एग्जाम्स के लिए और इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए वीडियोस वो वाली जो कि बेसिक्स काम करती हैं, चाहे वो नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रोनाउन हो, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूडिंग जीरेंड, पार्टिसिपल, everything, right? For SSC students, for NDA students, for RBI banking students, for Air Force students, for everyone। ठीक है, क्या करें सर, बहुत बकवास कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये है आपके सामने एरर्स कुछ, और इन एरर्स को लेके मैं हूं आपके सामने। ठीक है, तो दोस्तों नंबर 1 एरर देखते हैं क्या है आज का। नंबर 1 है द मार्टिरडोम अबाउट सरदार भगत सिंह क्रिएटेड अ स्टिर। सबसे पहले एरर करने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि सेंटेंस का मीन क्या होता है। दोस्तों ग्रामर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट मीन होता है। आपको क्या लगता है कि इंग्लिश पास कैसे की जाती है? 90% केसेस में और 95% केसेस में आपको सेंटेंस का मीन आना चाहिए। ये बात आप लिख के रख लें। आप कहीं भी पढ़ लें, किसी से ही पढ़ लें, आप ग्रामर कितनी भी रट लें, किसी से कुछ नहीं होने वाला। ये बात ध्यान रखिए। तो भैया कैसे होगा? मेरे कराने से नहीं होगा, आपकी रीडिंग पोर्शन से होगा। जितना रीडिंग पोर्शन आपका मजबूत होगा, जितनी इंग्लिश आप समझेंगे, उतनी जल्दी आप एरर फाइंड आउट करेंगे, उतनी जल्दी क्लोज टेस्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप पैसेज करेंगे। राइट, हैबिट बनाएं, डेली आप हाफ एन आवर या 1 आवर रीडिंग करें। कुछ भी रीडिंग करें, लेकिन रीडिंग जरूर करें। कौन कहता है आपसे कि आप एडिटोरियल रीडिंग करें? कौन कहता है आपसे कि द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया ही रीड करें? अरे भैया कोई स्टोरी रीड करो, कोई 2nd क्लास, 3rd क्लास, 8th क्लास, 12th क्लास, कोई नोवेल रीड करो। अपनी इंग्लिश के स्टेटस के अकॉर्डिंग रीड करो। स्लोली बढ़त बनाओ, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। राइट, और मुझ जैसे लोग, मतलब जितने भी लोग आपको पढ़ाते हैं, आप जहां भी पढ़ते हैं, वो आपको इनमें सपोर्ट करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश और भी मजबूत होगी। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस कहना चाह रहा है द मार्टिरडोम अबाउट सरदार भगत सिंह क्रिएटेड अ स्टिर। तो सबसे पहले समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्टिरडोम। द मीनिंग ऑफ मार्टिरडोम इज शहादत। शहादत का मतलब जो लोग शहीद हो जाते हैं सरहद पे, तो उनकी उस शहीदी को हम लोग कहते हैं शहादत। तो सेंटेंस में कहा द मार्टिरडोम अबाउट सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह की जो शहादत है, क्रिएटेड, उसने बनाया, क्या बनाया? स्टिर, एक उत्तेजना उत्पन्न कर दी।
आपको ध्यान हो जब सरदार भगत सिंह को फांसी लटकाई गई थी तो उस समय हमारे देश में बहुत क्रांतियां हुई थी, राइट। तो उसने देश में क्रांति उत्पन्न कर दी। तो स्टिर का मतलब होता है उत्तेजना उत्पन्न कर देना, ठीक। तो सेंटेंस में कहा गया द मार्टिरडम ऑफ सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह का जो शहादत थी उसने क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया भैया, स्टिर, एक उत्तेजना उत्पन्न कर दी देश में। तो एक्चुअल में आप यदि सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे इसमें एक वर्ड यूज हुआ है अबाउट। दोस्तों अबाउट का मतलब होता है के विषय में। तो हमने क्या सेंटेंस का मीन ये लगाया था कि सरदार भगत सिंह के विषय में शहादत? नहीं नहीं नहीं, ये तो सेंसलेस सेंटेंस है, सेंटेंस सेंसफुल नहीं है। तो इसका सेंस क्या होगा? सेंटेंस का सेंस ये है कि सरदार भगत सिंह की शहादत। तो हम सभी जानते हैं कि यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया की इंग्लिश क्या होगी, तो की इंग्लिश होती है ऑफ। एवरीबॉडी नोज दिस वन। तो हम कह सकते हैं द मार्टिरडम ऑफ सरदार भगत सिंह क्रिएटेड अ स्टिर। तो ये कैसे मालूम पड़ा मुझे? इसमें कोई मैंने ग्रामेटिकल चीज यूज नहीं करी है कि मैं ग्रामर घुसाऊं यहां पे कि भाई ग्रामर थी, नहीं नहीं, ग्रामर नहीं थी यहां पे सेंटेंस का मीन था, सेंटेंस का मीन पता था, मैंने ऑफ लगा दिया। हाँ, ग्रामर का क्या काम आया कि मुझे मालूम होना चाहिए कि भैया का की इंग्लिश क्या होती है, ऑफ। तो एरर मिल गया मुझे। द मार्टिरडम ऑफ सरदार भगत सिंह क्रिएटेड अ स्टिर। ऑफ क्यों आ गया यहां पे? ऑफ इसीलिए आ गया क्योंकि सरदार भगत सिंह की शहादत, सरदार भगत सिंह का बलिदान, राइट। तो ये था नंबर 1। आई विश, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नंबर सेकंड कह रहा है आपसे ही इज वेल नोन। सेंटेंस में कहना चाह रहा है ही इज वेल नोन इन हिंदी, उर्दू एंड अरबिक लैंग्वेजेस। इट मींस ही इज वेल नोन। पहले तो आप ये समझें कि इज एम आर के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का लग जाना ये बताता है आपको पैसिव वॉइस। क्या बताता है? पैसिव वॉइस। भाई कहां लगते हैं इज एम आर के साथ? मैंने तो आज तक कोई टेंस नहीं देखा कि जहां पे इज एम आर के संग थर्ड फॉर्म लगती हो। शायद आपने देखा हो, नहीं लगती। इज एम आर वॉज वेयर के संग थर्ड फॉर्म नहीं लगती। तो भाई कहां लगती है? ये लगती है पैसिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में मीन सही निकलना चाहिए। तो सेंटेंस कहना चाह रहा है आपसे ही इज वेल नोन इन हिंदी, उर्दू एंड अरबिक लैंग्वेजेस। ही इज वेल नोन, उसे जाना जाता है अच्छे तरीके से। इज नोन का मतलब क्या हो गया कि जाना जाता है, पैसिव है ना, तो किसी के द्वारा जाना जाएगा। तो सेंटेंस में कहा उसने ही इज वेल नोन, उसे अच्छे से जाना जाता है। किसके लिए? उसको जाना जाता है हिंदी के लिए, उर्दू के लिए और अरबिक लैंग्वेजेस के लिए जाना जाता है। तो यहां पे मैं आपसे बोल रहा हूं के लिए जाना जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय के लिए? तो भैया के लिए की इंग्लिश इन तो होती नहीं है, ये तो मुझे पता है। तो फिर क्या होती है? के लिए की इंग्लिश होती है दोस्तों फॉर। क्या होती है? फॉर। तो यहां पे इन नहीं आना चाहिए। क्यों? मैं सेंटेंस का मीन ये तो कहूंगा नहीं ना कि ही इज वेल नोन, उसे जाना जाता है हिंदी, उर्दू और अरबिक लैंग्वेजेस में। तो उसे इसमें जाना जाता है ना, उसे इन लैंग्वेजेस के लिए जाना जाता है कि वो बंदा बहुत महान है। तो इसीलिए यहां इन के प्लेस पे आप लिखेंगे फॉर। तो मुझे मालूम होना चाहिए कि फॉर का मतलब के लिए होता है। ये दोनों ही सेंटेंस नंबर 1 और नंबर 2 ये प्रीपोजिशनल बेस थे, राइट। तो सेंटेंस में फिर से रिपीट करूंगा, ही इज वेल नोन, उसे जाना जाता है। यहां पे नोन दोस्तों वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और वेल जो है वो एडवर्ब है, आपको मालूम होना चाहिए। यदि नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि गुड जो होता है, गुड एडजेक्टिव होता है। और गुड का जो दोस्तों एडवर्ब होता है, गुड एक एडजेक्टिव है और गुड का एडवर्ब जो है वो है वेल। वेल क्या है? वेल है एडवर्ब ऑफ गुड, ठीक है। तो हमने यहां पे एडवर्ब क्यों यूज किया? क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब कराता है, कोई और नहीं करा सकता। किसी और की हिम्मत और औकात नहीं है कि कोई इसको क्वालिफाई करा दे। तो नोन एक वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करा रहा है वेल, इसीलिए हमने वेल लगाया। यदि सपोज करिए सेंटेंस में लिखा हुआ आ जाए ही इज गुड नोन, सेंसलेस हो जाएगा, कोई मीन नहीं निकलेगा। ही इज गुड, वो अच्छा है, ये हो सकता है, लेकिन वो जाना जाता है अच्छाई के लिए। तो इसीलिए ही इज वेल नोन, बहुत अच्छे से जाना जाता है। अक्सर क्या होता है कि एडवर्ब जो होते हैं उनमें लास्ट में से निकलता है उसका मीन। तो जहां भी से निकलता है आप समझ जाइए एडवर्ब है। मैं एडवर्ब जब चैप्टर लूंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी आपने समझा, उसे जाना जाता है अच्छे से किसके लिए? हिंदी, उर्दू एंड अरबिक लैंग्वेजेस में दक्षता के लिए। उसको उस बंदे को इनकी परख है अच्छे से। तो फॉर हिंदी, उर्दू एंड अरबिक लैंग्वेजेस, राइट। नंबर 3 दोस्तों, थर्ड कह रहा है रस्किन हैड पोस्टुलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टुलेटेड? सोचें, अभी आप सोचें पहले। तो रस्किन हैड पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अफेक्शन। सोशल अफेक्शन, फिर सोचें, सामाजिक लगाव, ठीक है, एज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ अ ह्यूमन इकोनॉमी।
So what does it mean when I say this sentence? It means रस्किन had postulated the concept. रस्किन ने एक कॉन्सेप्ट जो था सोशल अफेक्शन का, सोशल मतलब सामाजिक लगाव, सामाजिक लगाव, जैसे किसी को अपने भाई के प्रति लगाव है, किसी को बहन के प्रति, किसी को माँ बाप के प्रति, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, राइट। तो किसी के लिए भी जो लगाव होता है, तो यहाँ पे जो रस्किन था उसको लगाव किसके लिए था? सोशल अफेक्शन, समाज के प्रति लगाव था। तो सेंटेंस में कहा रस्किन हैड पोस्टुलेटेड, रस्किन रखता था या रस्किन ने दिखाया, पोस्टुलेटेड फ्यूचर के लिए आता है, रस्किन हैड पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अफेक्शन, रस्किन के पास एक कॉन्सेप्ट था सोशल अफेक्शन का, सामाजिक लगाव का, एज द फाउंडिंग प्रिंसिपल, किसकी तरह? एक बेसिक प्रिंसिपल की तरह, एक बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत की तरह, ऑफ अ ह्यूमन इकोनॉमी, मानवीय इकोनॉमी की तरह। क्या मतलब है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं जिस तरह इंसान इकोनॉमी पे ध्यान देता है, उसकी प्रायोरिटी इकोनॉमी होती है किसी भी चीज के, अपने परिवार को चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए, ऐसे जो जस्टिस जो था, रस्किन जो था उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि वो जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है, जो पहला प्रिंसिपल जीवन का उसका सिद्धांत है, वो क्या है? सोशल अफेक्शन, सामाजिक लगाव रखता है, वो सामाजिक लगाव रखता है ऑफ अ ह्यूमन इकोनॉमी, ह्यूमन इकोनॉमी का मतलब, यहां पे देखिए एक वर्ड दे रखा है ह्यूमन इकोनॉमी, आपने एक वर्ड देखा होगा ये ह्यूमन, ये जो ह्यूमन है एक वर्ड ये है और एक होता है ह्यूमन, आपने देखा होगा HUMAN। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमेन? एक्चुअल में ये जो ह्यूमन है ये मानव होता है, राइट, या मैं मानवता कह सकता हूं, लेकिन ह्यूमन जो है उसका मतलब होता है मानवीय, जैसे होता है ना मानवीय व्यवहार, तो वो मानवीय मीन्स होता है ह्यूमन। तो यहाँ पे सेंटेंस कहना चाह रहा है आपसे, रस्किन हैड पोस्टुलेटेड, रस्किन रखता था द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इकोनॉमी, एक कॉन्सेप्ट सोशल इकोनॉमी का, रस्किन बताता था या रस्किन रखता था सोशल अफेक्शन मतलब सामाजिक लगाव का एक कॉन्सेप्ट, एज द किसकी तरह? फाउंडिंग प्रिंसिपल, एक बेसिक सिद्धांत की तरह, ऑफ अ ह्यूमन इकोनॉमी मतलब एक मानवीय इकोनॉमी की तरह। तो यहाँ पे एक्चुअल में ह्यूमन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ई हट जाएगा और यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों ह्यूमन। क्यों आएगा ह्यूमन? क्योंकि मानवता भरी जो इकोनॉमी है, ये मानवीय जो व्यवहार होता है, मैंने कहा ह्यूमन बिहेवियर, तो भाई वो ह्यूमन जो होता है वो मानवीय होता है, ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पे, लेकिन इसका सेंस अलग चला जाएगा। ह्यूमन जो होता है वो मानवीय है, जैसे आप बहुत दयालु हैं तो दयालुता जो होती है वो ह्यूमन होती है, आपके अंदर बहुत दयालुता है तो ये ह्यूमन है, लेकिन मानवीय मतलब मानवता भरी इकोनॉमी ये है ह्यूमन इकोनॉमी। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? ह्यूमन इकोनॉमी। आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ये आप सबको क्लियर हुआ होगा कि हम इसे क्यों कहेंगे ह्यूमन इकोनॉमी, राइट एवरीवन? Okay, so this one here we are using. Okay, so मैं दोबारा बताना चाहूंगा इसको द लास्ट टाइम। रस्किन जो था हैड पोस्टुलेटेड, उसने दिखाया या उसके पास थी एक कॉन्सेप्ट था सोशल अफेक्शन, मानवीय अफेक्शन का, मानवीय प्रेम का, लगाव का, किसकी तरह? एक फाउंडिंग प्रिंसिपल की तरह, मतलब एक फाउंडिंग, एक जो सिद्धांत होता है, शुरुआती सिद्धांत जो है उसका, ऑफ अ ह्यूमन इकोनॉमी मतलब एक मानवता भरी इकोनॉमी की तरह। तो मतलब रस्किन एक ही चीज चाहता था, क्या? कि भाई जो सोशल अफेक्शन है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अफेक्शन है, वो इंसानों के लिए एक फाउंडिंग प्रिंसिपल का काम करे, एक बेसिक सिद्धांत का काम करे। तो रस्किन मानवता दिखाता था। तो यहाँ पे इसीलिए आप ह्यूमन नहीं यूज करेंगे, ह्यूमन, आपको ह्यूमन यूज करना है। ह्यूमन इकोनॉमी कुछ नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ ह्यूमन इज मानवीय या मानवता या दयालुता। तो यहाँ पे इकोनॉमी दयालुता नहीं हो सकती। क्लियर? आइए नंबर नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नंबर नेक्स्ट कह रहा है हिज ओनली मोटिव वॉज टू फाइंडिंग। ये बहुत सिंपल है, हम सभी जानते हैं, आप में से अधिकतर लोग, टू के साथ आईएनजी का यूज नहीं हो सकता। टू के साथ हम आईएनजी को यूज नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते? क्योंकि टू एक इन्फिनेटिव होता है और इन्फिनेटिव अपने साथ आईएनजी नहीं लेता है। तो भैया क्या होता है? टू के साथ आप लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये मेरा पेन थोड़ा गलत चल जाता है कभी कभी, आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग, राइट, ट्राइंग। सो दोस्तों टू के साथ हमारा यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज होती है टू के साथ? क्योंकि ग्रामेटिकल रूल हमसे ये कहता है कि आप जब भी टू यूज करेंगे तो टू हमेशा अपने संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। राइट एवरीबॉडी, इज इट क्लियर?
तो इसने कहा हिज ओनली मोटिव, उसका एकमात्र जो मोटिव था वो क्या था, वॉज टू फाइंड द ट्रूथ एंड फॉलो इट, कि वो सत्य को फाइंड करे और उसको चेज करे, उसको फॉलो करे। इज इट क्लियर? सिंपल था। तो टू के संग आईएनजी नहीं लगाना, आप सबने जाना होगा। और ये रूल लिख लीजिएगा कि टू आईएनजी लेता। कुछ कंडीशंस होती हैं जहां टू आईएनजी लेता है जब जीरेंड और पार्टिसिपल का काम करता है, वो हम चैप्टर में करेंगे बाद में। आइए नंबर फिफ्थ मेरे दोस्तों, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, ऑन द सरफेसिंग शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ। एक सरफेस पे, एक बेस पे, एक लाइक कहते हैं ना कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूं, तो वो जमीनी तौर जो होता है वो कहलाता है ऑन द सरफेसिंग। तो ऑन द सरफेसिंग शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ, उसने अपने आप को प्रेजेंट किया एज समवन इन सुप्रीम कंट्रोल ऑफ हर लाइफ। एक किसकी तरह, एक एज समवन इन सुप्रीम कंट्रोल ऑफ हर लाइफ, कि वो अपनी लाइफ में सुप्रीम कंट्रोल, सबसे ज्यादा भयंकर कंट्रोल में है, उसे कोई प्रॉब्लम और टेंशन नहीं है, वो सुप्रीम कंट्रोल में रहती है, सबसे महान कंट्रोल में है, मतलब वो जितना कंट्रोल रखती है उतना कंट्रोल किसी और को नहीं है। तो दिस इज व्हाट शी इज, और द सेंटेंस इज सेइंग ऑन द सरफेसिंग, एक सरफेस पर, शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ, उसने अपने आप को प्रेजेंट किया, हरसेल्फ मतलब खुद को, एज समवन, एक इंसान की तरह, किसी की तरह, इन सुप्रीम कंट्रोल ऑफ हर लाइफ, कि अपनी लाइफ में वो सुप्रीम कंट्रोल पे है। जैसे हम कहते हैं ना भाई कंट्रोल रखो अपने ऊपर, लोग नहीं रख पाते हैं, लेकिन वो दावा ये करती है कि मुझे अपने पर पूरा कंट्रोल है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक, अब ऑन द सरफेसिंग जो होता है दोस्तों, ये एक फ्रेज है। तो फ्रेज क्या होता है, ऑन द सरफेस, आईएनजी नहीं होता था, इसीलिए आप इसको ऑन द सरफेस यूज करेंगे, ना कि ऑन द सरफेसिंग, और लिख भी लेंगे, इसीलिए गलत है, बाकी सेंटेंस पूरा सही है। क्लियर? आइए नंबर सिक्स हमसे कह रहा है ही हैव फेस्ड फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। तो भैया उसने क्या फेस किया है, उसने असफलताएं जीवन में फेस की हैं, फेलियर्स, वो बहुत असफल हुआ है, एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, और निराशा फेस की है, विदाउट फीलिंग डिफीटेड, बिना हार के। आपने काफी लोगों को देखा होगा अपने जीवन में, और खुद को भी देखा होगा यार, काफी टाइम आप निराश होते हैं, आप फेल होते हैं, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानते। एग्जाम तो निकाल के रहेंगे यार, राइट? कुछ सपने हैं, कुछ आशाएं हैं, उनको पूरा करना है। तो सेंटेंस बहुत सिंपल है, ही के संग हैव नहीं आता। ही जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के संग बचपन से पढ़ते आए हैं, जब हम नर्सरी क्लास में थे, 3rd 4th 5th में, कि भैया सिंगुलर के संग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। तो ही है तो हैज लेगा, ना कि हैव लेगा। तो आपको कहना है ही हैज फेस्ड फेलियर्स। इज इट क्लियर? ही हैज फेस्ड, उसने फेस किया है, फेलियर्स, असफलताएं, एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, और डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशाएं, विदाउट फीलिंग डिफीटेड, बिना हार के, वो हारा नहीं है, तो उसने ये सब चीजें फेस की हैं। तो यहां पे हैव के प्लेस पे हम यूज करेंगे दोस्तों हैज, क्योंकि हैज सिंगुलर है। क्लियर? आइए नंबर नेक्स्ट आपसे कहना चाह रहा है नंबर 7, सिंस टाइम इमेमोरियल, काफी समय जो बहुत लंबा समय था, तब से इंडियाज स्पिरिचुअल विजडम हैज बीइंग इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया का जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, इंडिया का जो आध्यात्मिकता है, भाई भारत किसके लिए जाना जाता है? भारत अपनी आध्यात्मिक नीति के लिए जाना जाता है। यहाँ पे किसने जन्म नहीं लिया? यहाँ पे उन महापुरुषों ने जन्म लिया है जिनको पूरा विश्व जानता है। तो यही सेंटेंस आपसे कहना चाह रहा है, सिंस टाइम इमेमोरियल, बहुत अनादिकाल से, इंडियाज स्पिरिचुअल विजडम, इंडिया का जो स्पिरिचुअल विजडम है, इंडिया की जो बौद्धिक क्षमता है आध्यात्मिकता की, हैज बीइंग इट्स स्ट्रेंथ, वो उसकी ताकत बन चुकी है, तो ये तो हो गया सेंटेंस। लेकिन एक चीज गौर करी भैया, ऐसा कौन सा ग्रामर का हमसे कहती है कि हैज के संग बीइंग लगता है? दोस्तों हैज के संग कभी भी बीइंग नहीं आता, ये ध्यान रखें, कंठस्थ कर लें। हैज थर्ड फॉर्म ले सकता है, हैज बीन ले सकता है, BEEN। हैज के साथ हम बीन को यूज करते हैं पैसिव वॉइस में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन हैज के संग बीइंग कभी नहीं आता। तो यहां पे हैज बीन इट्स स्ट्रेंथ होना चाहिए, ना कि हैज बीइंग। सिंपल कर सकते हैं आप लोग, काफी लोगों ने किया भी होगा। नंबर 8 है करेज। तो करेज मतलब जो आप सबके अंदर है, राइट? सभी साहसी हैं। तो करेज इज एन इनर फोर्ट्रेस। करेज जो है, साहस जो है ना, वो अंदर का एक किला है, अंदर की एक दीवार है जिसको कोई भेद नहीं सकता। विच नो एनिमी कैन एवर डिस्ट्रक्शन, जो कोई भी एनिमी तोड़ नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो यार दिक्कत क्या है यहाँ पे क्या दिक्कत है कि भाई करेज की बात करी, चलो ठीक है, साहस है भैया, साहस क्या है? इनर फोर्ट्रेस है भैया, अंदर की एक दीवार है भैया, ठीक है, किला है। विच जो नो एनिमी, कोई भी शत्रु, कैन एवर कभी नहीं कर सकता, डिस्ट्रक्शन, जी क्या बवाल है, विध्वंस। तो क्या आपको मालूम है कि कैन के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं? क्या लगाते हैं कैन के साथ?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। लेकिन ये डिस्ट्रक्शन क्या है, क्या ये वर्ब है? नहीं। आपने शायद मेरी वीडियो में देखा होगा जो मैंने आपको प्रीफिक्स और सफिक्स या फिर नाउन की वीडियो बनाई एक हल्की सी प्रीवियस, तो मैंने आपको बताया है कि कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों जो वर्ड ION लेते हैं वो नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन। जैसे स्टेशन, स्टेशन क्या है? नाउन है, ION लगा है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो ION लेते हैं वो नाउन होते हैं। तो भाई जब ION डिस्ट्रक्शन नाउन है, जबकि अभी भी मैंने आपको क्या बताया, कैन के साथ वर्ब लगती है, तो भाई डिस्ट्रक्शन तो वर्ब है नहीं, तो इसीलिए हमें डिस्ट्रक्शन की वर्ब बनानी पड़ेगी। तो क्या बनेगी? कैन एवर डिस्ट्रॉय। आप कह सकते हैं करेज इज एन इनर फोर्ट्रेस विच नो एनिमी कैन एवर डिस्ट्रॉय। तो यहां पे दोस्तों डिस्ट्रक्शन के प्लेस पे पूरे को आप वर्ब बना दो और आप लिख सकते हैं यहां पे डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रॉय वर्ब है और कैन के साथ आपको क्या लगानी है? वर्ब लगानी है। क्लियर? सो करेज इज एन इनर फोर्ट्रेस विच नो एनिमी कैन एवर डिस्ट्रॉय। करेज एक अंदर का एक किला है, अंदर की दीवार है जो कोई भी शत्रु तोड़ नहीं सकता। तो तोड़ना या फिर ढहाना, तो डिस्ट्रॉय आएगा ना कि डिस्ट्रक्शन, क्योंकि कैन वर्ब लेगा ना कि नाउन, नाउन नहीं लेगा। ठीक है। नंबर 9 आपसे कहना चाह रहा है द गवर्नमेंट्स अर्निंग्स। ये जो एक वर्ड लगा है ना, ये इसे क्या कहते हैं? मुझे कमेंट में बताइए, आप लोग मुझे कमेंट करें और बताएं कि ये क्या होता है। इसको ये कॉमा होता है, एपोस्ट्रोफी होता है, क्या होता है ये? ठीक है। द गवर्नमेंट्स अर्निंग्स थ्रो रॉयल्टी, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कॉमर्स वाले बंदे अच्छे से जानते होंगे। हैव बीन स्टडी राइजिंग ओवर द ईयर्स, ये सब चीजें बढ़ रही हैं ओवर द ईयर्स, बहुत सालों से। तो क्या कहना चाह रहा है? गवर्नमेंट्स की जो अर्निंग्स है किसके द्वारा? रॉयल्टी के द्वारा, डिविडेंड्स के द्वारा एंड प्रॉफिट शेयरिंग के द्वारा। जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है, हैव बीन स्टडी राइजिंग, वो लगातार बढ़ रही हैं ओवर द ईयर्स, बहुत सालों से। अभी पता नहीं किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ कोई गवर्नमेंट है जिसकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं। तो दोस्तों यहां दिक्कत ये है कि हैव बीन, देखो अभी हमने पिछले सेंटेंस में क्या किया था कि हैव के साथ बीन आता है, आ गया, हैव के संग बीन आया है, लेकिन बीइंग नहीं आया, आईएनजी नहीं आया। एक चीज। सेकंड पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब हैव बीन आया तो दोस्तों देखो यहां पे वर्ब आई है राइजिंग, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैज बीन और हैव बीन के संग आईएनजी लगाते हैं। लगा दिया हमने। अभी हमने फर्स्ट सेंटेंस में एक चीज की थी, फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस में, कि वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, ना कि एडजेक्टिव। कौन क्वालिफाई करता है वर्ब को? एडवर्ब। और स्टडी जो है वो एडजेक्टिव है, तो आपको बनाना पड़ेगा स्टडली, STEADILY, क्योंकि आपको एडवर्ब बनाना है। और दोस्तों 98% वर्ड LY से क्या बनते हैं? एडवर्ब बनते हैं। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया 98% क्यों, 2% कहां रह गए? क्योंकि कुछ धोखेबाज होते हैं। धोखेबाज इन द सेंस कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो LY के होते हैं लेकिन वो एडवर्ब काम नहीं करते, वो क्या काम करते हैं? एडजेक्टिव। ये मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं एरर्स। ठीक है, तभी एरर समझते हैं। तो सेंटेंस में आपको बताना चाह रहा हूं, गवर्नमेंट की जो अर्निंग्स हैं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होता है ये वाला एस, एपोस्ट्रोफी होता है या फिर कॉमा होता है, होता क्या है ये? तो गवर्नमेंट की जो अर्निंग है थ्रू रॉयल्टी, रॉयल्टी से, डिविडेंड से और प्रॉफिट शेयरिंग से, हैव बीन स्टडली राइजिंग, वो लगातार बढ़ रही है। क्योंकि स्टडली क्यों हुआ? स्टडली इसीलिए हुआ दोस्तों क्योंकि हमें यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, राइट? और राइजिंग को क्वालिफाई कर रहा है ओवर द ईयर्स, सालों से। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, आते हैं नंबर 10। तो दोस्तों नंबर 10 क्या कह रहा है? वेरी सिंपल सेंटेंस, एंड 10 नंबर कहता है आपसे द मैन वॉज, कर रहे हैं ना, चलिए। द मैन वॉज रिपोर्टेडली अपसेट ओवर हिज सिस्टर्स डेथ अबाउट अ फोर्टनाइट बिहाइंड। आप में से कितने लोग जानते हैं कि फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? यदि आप लोग जानते हैं तो मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टनाइट। यदि नहीं पता तो मैं तो बता ही रहा हूं आपको, ठीक है। मैं आपको बताता हूं फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, लेकिन पहले सेंटेंस करेंगे। द मैन वॉज रिपोर्टेडली अपसेट, जो आदमी था ना, जो मैन था, वो रिपोर्टेडली अपसेट था, वो काफी अपसेट था, लगातार अपसेट हो रहा था ओवर हिज सिस्टर्स डेथ। क्यों? क्योंकि उस बेचारे की जो बहन थी दोस्तों वो डेथ हो चुकी थी। आई मीन शी वॉज गो वेंट एंड गॉन, वो मर चुकी थी। अबाउट अ फोर्टनाइट बिहाइंड, मतलब फोर्टनाइट मीन्स 14 जो डेज होते हैं उनकी एक फोर्टनाइट होती है, 14 दिनों की एक फोर्टनाइट। अब नाइट है तो दिन नहीं लेंगे, 14 नाइट हो गई वो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फोर्टनाइट, राइट। तो अबाउट अ फोर्टनाइट बिहाइंड, 14 दिन पहले जो है उसकी बहन की डेथ हो चुकी थी। तो मैन जो था वो बहुत अपसेट था।
क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ यार, 14 दिन पहले उसकी बहन की डेथ हो गई थी, 14 दिन पहले, ये ससुरा बिहाइंड का मतलब पहले कब से होने लग गया? भाई बिहाइंड तो मैंने बचपन से सुना है कि इसका मतलब होता है पीछे। आई एम बिहाइंड यू, आई एम एट द बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे पीछे हूं। ये पहले कब से होने लग गया? भैया यदि पहले यूज करना है तो मालिक क्या यूज करना पड़ेगा? एगो। तो इसीलिए क्या यूज करना पड़ेगा माता जी? एगो। मतलब हम सबको एगो यूज करना पड़ेगा दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, द मैन वॉज रिपोर्टेडली अपसेट, मैन जो था वो काफी अपसेट था, लगातार अपसेट था ओवर हिज सिस्टर्स डेथ, अपनी बहन की डेथ पर, अबाउट अ फोर्टनाइट बिहाइंड, 14 दिन पहले से ही, राइट। तो अबाउट अ फोर्टनाइट बिहाइंड, अबाउट का मतलब होता है लगभग, एक अबाउट होता है विषय में और एक अबाउट होता है अराउंड, मतलब लगभग 14 दिनों से। तो यहां पे बिहाइंड की प्लेस पे आप क्या लगाएंगे? एगो। क्लियर हो गया? क्योंकि बिहाइंड सेंसलेस है, देयर इज नो मीन ऑफ बिहाइंड हियर, राइट। 11, यदि मैं आपको जल्दी पढ़ा रहा हूं, थोड़ा तेज, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि सर आप बहुत तेज बोलते हो, बहुत लपर लपर करके बोलते हो। यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर आप ठीक कर रहे हो, तो फिर ठीक है, फिर तब ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको कहीं भी कुछ भी लगता है तो दोस्तों प्लीज, पता है मैं आई एम नॉट अ गॉड, सो आई कैन नॉट नो दैट हाउ एक्चुअली आई एम टीचिंग, राइट, बट आई वॉन्ट योर सपोर्ट हियर। जैसा भी आपको लगता है कि कैसा होना चाहिए सेशन, या आप क्या चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजें, क्योंकि यार मैं और लैंग्वेज नहीं समझ सकता हूं, लेकिन कमेंट की लैंग्वेज मैं जरूर समझूंगा, राइट। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ अच्छा करा सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 11, ठीक है। तो दोस्तों 11 करते हैं। 11 भैया बहुत भयंकर है लेकिन है बहुत सिंपल आपके लिए। सेनेस कहना चाह रहा है डेस्पाइट ऑफ एलाबोरेट सर्च ऑपरेशंस। डेस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? डेस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, यही तो होता है, हमने यही पढ़ा था। तो डेस्पाइट ऑफ एलाबोरेट, एलाबोरेट का मतलब वर्णनात्मक, किसी भी चीज का वर्णन कर दें, बहुत फैला दें, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव। तो सेनेस ने कहा डेस्पाइट ऑफ एलाबोरेट सर्च ऑपरेशंस। सर्च ऑपरेशंस आपने देखे होंगे, दुनिया भर के जो आर्मी होती है, मीडिया होती है, वो सर्च ऑपरेशन चलाती हैं, उन्हीं को बोलते हैं सर्च ऑपरेशंस। द पुलिस कुड फाइंड नो ट्रेस, भैया मतलब इतना सर्च ऑपरेशन चलाया पुलिस ने, उसके बावजूद भी पुलिस फाइंड नहीं कर पाई कोई सबूत। ट्रेस का मतलब क्या होता है? कोई चिन्ह, कोई भी सबूत या चिन्ह ऑफ द मिसिंग गर्ल्स। ओए होए, जो गर्ल्स मिसिंग हो गई थी उनके बारे में पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन चलाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई भी सबूत, कोई भी ट्रेस, कोई भी चिन्ह फाइंड नहीं कर पाई। ये तो था सेंटेंस का मीन, शायद आपको समझ में आ गया होगा। कुड फाइंड, कुड क्या है? कुड दोस्तों कैन की पास्ट टेंस की फॉर्म है, हम सभी जानते हैं कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। फाइंड कोई भी मोडाल होगा, मोडाल के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो भैया फाइंड में तो एरर निकालना मत, आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी। कोई भी मोडाल क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखता है। और मोडाल क्या होते हैं? मोडाल स्पेसिफिक वर्ब होते हैं, स्पेशल वर्ब को बोलते हैं मोडाल्स, राइट। तो कुड, शुड, मे, माइट, वुड, नीड, डेयर, ऑट टू, ये सारी क्या है? मोडाल्स हैं। मोडाल्स हम चैप्टर करेंगे स्पेसिफिक। तो कुड के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, तो भाई नो एरर यहाँ पे, सॉरी नो एरर का मतलब फाइंड में तो एरर नहीं है। अब हमने एक चीज देखी कि डेस्पाइट एक वर्ड होता है, तो भाई डेस्पाइट जो वर्ड होता है, क्या इसके संग ऑफ का यूज होता है? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं अपने आप से रिला कि सर नहीं होता, तो हाँ जी आप बिल्कुल ठीक हैं, हम डेस्पाइट के संग ऑफ का यूज नहीं करते हैं। तो भाई डेस्पाइट के संग ऑफ का यूज नहीं करते तो किसके संग करते हैं ऑफ का यूज? ऑफ कोर्स एग्जैक्टली, हम डेस्पाइट को रिप्लेस करते हैं इन स्पाइट ऑफ के साथ। किसके साथ? इन स्पाइट ऑफ। और दोनों का मतलब सेम होता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है के बावजूद, और डेस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद, लेकिन डेस्पाइट ऑफ नहीं लेता, जबकि इन स्पाइट ऑफ लेता है। तो यहाँ पे डेस्पाइट से आप ऑफ हटा देंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ससुरा पूरा डेस्पाइट ही हटा दें, आप इन स्पाइट लगा सकते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ एलाबोरेट सर्च ऑपरेशंस, सर्च ऑपरेशंस व्याख्यात्मक, बहुत बड़े बड़े सर्च ऑपरेशंस के बावजूद पुलिस फाइंड नहीं कर पाई कोई भी चिन्ह उन मिसिंग गर्ल्स के बारे में, तो डेस्पाइट से ऑफ हटा देंगे, ठीक है। नंबर 12, नंबर 12 है मेरे दोस्तों, मेरे चिपमंक्स, द मैजिशियन हु हैज बीन यूजिंग हिज टैलेंट। एक मैजिशियन, जादूगर, मुझे बहुत पसंद है जादूगर, बचपन में जादू देखा करता था, अब तो बहुत दिनों से नहीं देखे यार। चलिए ठीक है, आप कितने लोग जादू जानते हैं? कोई छोटा मोटा जादू? यदि कोई जादू जानते हैं आप तो मुझे बताइएगा कि कौन सा जादू आप जानते हैं, राइट, फिर मैं आपको जादू सिखाऊंगा, फिर कभी, अभी नहीं, ठीक है। तो सेनेस से कह रहा है, सेनेस क्या कह रहा है आपसे? द मैजिशियन हु हैज बीन यूजिंग हिज टैलेंट, जो मैजिशियन है जो अपना टैलेंट यूज कर रहा है, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, द मैजिशियन हु हैज बीन यूजिंग हिज टैलेंट फॉर मेक द पब्लिक अवेयर, पब्लिक को अवेयर करने के लिए, ऑफ सोशल इश्यूज, सामाजिक इश्यूज के बारे में, जो सामाजिक इश्यूज हैं, मतलब इश्यूज मतलब आप समझते हैं हिंदी में
जो फसाद हैं, जो सामाजिक मतलब क्या बोलते हैं इश्यूज को, हम लोग हिंदी में कुछ बोलते हैं ना इश्यूज, मतलब प्रॉब्लम्स, राइट, जो सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, इज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट है दैट हिज मिशन वुड बी अ सक्सेस। सोच रहे हैं आप, एक मैजिशियन को कितना कॉन्फिडेंट है कि वो अपना जो टैलेंट यूज कर रहा है पब्लिक को अवेयर करने में, वो उसमें सक्सेस पालेगा। इज कॉन्फिडेंट दैट हिज मिशन वुड बी अ सक्सेस, कि उसका मिशन जो है वो सक्सेसफुल होगा ये अवेयरनेस फैलाने में कि जो सामाजिक इश्यूज हैं ये बेकार हैं, ये बकवास हैं, अपना मन हटाओ, अपना मन यहां पे मत लगाओ, कुछ अच्छा करो। ठीक है, ये सेंटेंस का मीन है। अब देखते हैं इसमें एरर क्या है। तो एरर पढ़ने के लिए पहले सेंटेंस को इत्मीनान से पढ़ेंगे। द मैजिशियन, हाँ जी ठीक है, द मैजिशियन हु हैज बीन, ये हु कहाँ यूज होता है, हु यूज हुआ है मैजिशियन के लिए। हमें से जो लोग रीजनिंग करते हैं तो उन लोगों ने रीजनिंग पढ़ा होगा कि भैया हु का यूज बगल वाले के लिए होता है, बिल्कुल। तो बगल वाला कौन है, मैजिशियन है, कोई और तो है नहीं। तो मतलब जो, मतलब मैजिशियन हैज बीन यूजिंग, एक मैजिशियन हु हैज बीन यूजिंग, जो यूज कर रहा है अपने टैलेंट को, हिज टैलेंट फॉर मेक, ओए होए गई भैंस पानी में। क्यों गई भैंस पानी में, क्योंकि भैया फॉर जो है वो प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। और आपको रूल शायद पता होगा कि जितनी भी प्रीपोजिशन होती हैं वो हमेशा क्या लेती हैं, वो अपने साथ वर्ब की ING फॉर्म लेती हैं। प्रीपोजिशन अपने संग हमेशा वर्ब के ING फॉर्म लेंगी। तो फॉर मेकिंग होना चाहिए, ना कि फॉर मेक होना चाहिए। दोस्तों राइटिंग शायद आपको थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि ये जो वेबकॉम का एक टैबलेट है मेरे पास, ये थोड़ा नया है टैब, राइट। और दिस इज अ पेन, राइट, आई नेवर यूज इन माय लाइफ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस वन। So might be slowly I would cover, like, you know, and my writing would be beautiful. I would not be a calligraphist, right? But again, I'll try my best to make you understand much and better than today, right? चलिए स्टार्ट करते हैं इसी को। फॉर के संग हमने ING लगाया मेकिंग, क्यों, क्योंकि फॉर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के साथ हम हमेशा ING लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए एरर कहां पे आ गया, एरर आ गया मेक में। तो हमें बनाना है मेकिंग, फॉर मेकिंग द पब्लिक अवेयर, पब्लिक को अवेयर करने के लिए, राइट। और बाकी तो मुझे एरर कहीं लगता, द पब्लिक अवेयर ऑफ सोशल इश्यूज, ठीक है। इज कॉन्फिडेंट, ये ससुरा इज किसके लिए आया है आपको पता है। जरूरी नहीं है, ये बात जरूरी नहीं है कि वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के बगल में ही आए, वर्ब कहीं भी आएगी, लेकिन भैया आएगी सब्जेक्ट के साथ ही, क्योंकि वर्ब की शादी किसके संग हुई है, सब्जेक्ट के साथ। यदि सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब खोज लें, और यदि वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट खोज लें। यदि आपने इतना पहचान लिया तो ये समझ लीजिए कि आपकी 75% दिक्कत इंग्लिश में खत्म हो गई ग्रामर में, क्योंकि ग्रामर में जो सब चीज चलती है ना, वो वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब के इर्द गिर्द चलती हैं। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक वीडियो बनाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब की, और मेरी गारंटी है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं, चैलेंज है, जो पहचान लेंगे कि वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है वेरी सून, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के संग वर्ब के ING फॉर्म लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि फॉर मेकिंग है, फॉर के संग ING आता है। ठीक दोस्तों, आइए करते हैं नंबर 13। नंबर 13 कह रहा है द फैक्ट्री ऑलवेज एमिट्स, एमिट्स का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। फैक्ट्री जो है हमेशा छोड़ती है, क्या छोड़ती है, अ लाउड साउंड ऑफ हैमरिंग, मतलब बहुत एक खड़खड़ाता हुआ साउंड छोड़ती है, जिसमें से हैमरिंग की आवाज आती है, मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ पीट रहा है, वहां पे लोहा लंगड़ कुछ ना कुछ पीट रहा है। वाइल ऑपरेशंस ऑफ इट्स मशीन्स, अपनी मशीन्स को ऑपरेट करते समय जनरेट अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, जो जनरेट करती है, जो दिखाती है, बढ़ाती है, अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, एक बहुत बड़ा कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, कंपन उत्पन्न करती है। कॉजिंग सेवरली इनकन्वीनियंस टू रेजिडेंट, जिस कारण से जो वहां के लोग हैं उनको बहुत इनकन्वीनियंस पैदा होती है, असुविधा पैदा होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनके घरों के अगल बगल में फैक्ट्री होगी, और कुछ फैक्ट्रियां तो महाराज ऐसी होती हैं कि भैया क्या ही बताऊं, इतनी आवाज करती हैं कि वो नींद की स्थिति कर देती हैं, मतलब इंसान सो नहीं पाता जो थका हुआ हो। तो वो कुछ ऐसा ही यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। तो सेनेस कहना चाह रहा है मेरे दोस्तों आपसे, द फैक्ट्री ऑलवेज एमिट्स, फैक्ट्री जो है वो हमेशा छोड़ती है, अ लाउड साउंड ऑफ हैमरिंग वाइल ऑपरेशंस ऑफ इट्स मशीन्स, अपनी मशीन्स को ऑपरेट करते समय बहुत बड़े बड़े साउंड छोड़ती हैं, बहुत गड़गड़ाहट वाली साउंड देती हैं। जनरेट अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, वो बहुत भयंकर वाइब्रेशन उत्पन्न करती हैं। कॉजिंग सेवियरली इनकन्वीनियंस टू रेजिडेंट, जिस कारण से रेजिडेंट्स को, घर वालों को, जहां पे जो घर है वहां पे उनको असुविधा पैदा होती है। तो अब आप एक बात बताएं मुझे, ये जो वर्ड है इनकन्वीनियंस, ये इनकन्वीनियंस क्या है, ये नाउन है। इनकन्वीनियंस क्या है, ये नाउन है। रेजिडेंट्स, इनकन्वीनियंस टू रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स भी नाउन है दोस्तों, और इनकन्वीनियंस भी नाउन है। तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है, सोचो। जी हाँ,
बिल्कुल ठीक, एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव होता है, तो एडवर्ब हम यहां से हटा देंगे, सेवियरली में से एलवाई हट जाएगा और हम क्या लगा देंगे, केवल सेवियर। तो एलवाई यहां गलत है, आप सेवियर का यूज करेंगे और सेवियर का मतलब होता है बहुत ज्यादा या हाई या बहुत बड़ी डिग्री में, बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत कड़ा, इसी को बोलते हैं हम लोग सेवियर। तो सेवियर यूज करें एडजेक्टिव ना कि सेवियरली, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है ना कि उसका एडवर्ब। इज इट क्लियर? तो ये था सेंटेंस दोस्तों। आइए सेकेंड लास्ट सेंटेंस आज का, नंबर 14। इन द आफ्टरनून डिवोटीज ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम। दोपहर में जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक प्रोग्राम इन विच द नेम ऑफ द डीटी, जो नेम है डीटी का, डीटी मतलब हो गया पुजारी, वॉज चैंटेड 1 लाख टाइम। जो पूजा है, मतलब डीटी का मतलब ऐसे पूजा होता है, ठीक है, तो पूजा में हम जो नाम जपते हैं, क्योंकि पुजारी जो है वो अलग बंदा हो जाएगा, डीटी पूजा में जो नाम जपते हैं उसको जपा जाना था कितना, 1 लाख टाइम। ओ माई गॉड, 1 लाख बार। काफी आपने देखा होगा, काफी बार होता है जब आप घर में कुछ अनुष्ठान कराते हैं या कुछ मतलब हवन कराते हैं, तो उधर बहुत सारे नाम जपे जाते हैं भगवान की। तो यही सेंटेंस में कहना चाह रहा है, इन द आफ्टरनून, नून टाइम में, डिवोटीज ऑर्गेनाइज, डिवोटीज जो भक्त थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम इन विच, जिसमें द नेम ऑफ द डीटी, जो पूजा का नाम है, वॉज चैंटेड, वो चैंटेड किया गया था 1 लाख टाइम, 1 लाख बार। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये 1 लाख जो है ये ससुरा सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताइए, ये प्लूरल है ना, 1 सिंगुलर है लेकिन 1 लाख क्या है, ये प्लूरल है। जब 1 लाख प्लूरल है तो यहां पे टाइम आएगा या टाइम्स आएगा? आप ही सोचिए, टाइम्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई 1 के संग सिंगुलर आता है, लेकिन 2, 3, 4, 5, 1000, 100 लाख टाइम्स लेते हैं, इसलिए यहां पे एस आना चाहिए, 1 लाख टाइम्स। ठीक है, दैट्स व्हाट ऑल अबाउट 14 एंड द लास्ट फॉर टुडे 15। तो 15 है दोस्तों आपका द सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर। जो सोसाइटी है एनिमल वेलफेयर की, हैज अर्ज्ड पीपल, उसने लोगों से अर्ज किया, लोगों से विनती करी, टू कीप एन आई, कि वो अपनी निगरानी करें, निगरानी रखें। टू कीप एन आई आउट, ये फ्रेज है दोस्तों, आई आउट, कीप एन आई आउट। आपको बताना है कि क्या मीन होता है इसका, टू कीप एन आई आउट। अभी 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 लिख के बताएं मुझे, What is the meaning of the phrase to keep an eye out? Injured birds, देखिए जो घायल बर्ड्स हैं दोस्तों, बर्ड्स जो है वो नाउन होते हैं, आपको पता है, और इंजर्ड जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि बर्ड्स की विशेषता बता रहा है। जो चिड़िया थी वो कैसी थी? वो घायल चिड़िया थी। भाई एक चिड़िया ब्यूटीफुल है, राइट, एक चिड़िया बदसूरत सी है, तो एक चिड़िया घायल है, तो घायल होना भी एडजेक्टिव है। तो इंजर्ड बर्ड्स ड्यूरिंग द फोर्थकमिंग फेस्टिवल, जो फेस्टिवल फोर्थकमिंग आने वाले हैं। क्या कहना चाह रहा है? द सोसाइटी फॉर एनिमल, जो एनिमल की जो सोसाइटी है, सोसाइटी वेलफेयर, द सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर, जो सोसाइटी एनिमल वेलफेयर के लिए है, जो एनिमल की देखभाल करती है, हैज अर्ज्ड पीपल, उसने लोगों से गुहार लगाई कि वो निगरानी रखें इंजर्ड, उन घायल बर्ड्स पर, ड्यूरिंग द फोर्थकमिंग फेस्टिवल, फोर्थकमिंग फेस्टिवल्स पर। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में एक फेस्टिवल होता है जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं। बताइए कौन सा फेस्टिवल होता है? आप में से सभी को मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के, वो कौन सा फेस्टिवल है इंडिया में जिसमें बहुत सारी पतंगें उड़ाई जाती हैं। मुझे तो मालूम है भाई, आप लोग बताएं, यदि आपको नहीं पता तो फिर मैं बताऊंगा। आपको बताना है कि कौन सा फेस्टिवल इंडिया में ऐसा है और वो कब आता है जब सबसे ज्यादा पतंग उड़ाई जाती है, राइट? तो सोचिए कौन सा फेस्टिवल है। एक चीज, दूसरी चीज, जिस दिन आप पतंग उड़ाते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि जब पतंग उड़ती है ना, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन जो बर्ड्स होती है ना आसमान पे दोस्तों, वो बहुत इंजर्ड होती हैं, क्योंकि जो मंजा होता है ना, जिसे आप मांझा बोलते हैं, वो बहुत तेज होता है। कोई बर्ड्स के पर में लग जाती है, किसी की गर्दन में फंस जाता है, वो बहुत इंजर्ड होती है, हम ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। यही सोसाइटी जो है एनिमल वेलफेयर की हमसे बात और हमसे गुहार लगाना चाह रही है। ये है सेंटेंस का मीन, राइट? तो जो कमिंग फेस्टिवल आने वाले हैं, फोर्थ कमिंग फेस्टिवल आने वाले हैं, उनमें प्लीज आप इन वर्ड्स का ध्यान रखें, राइट? ये है सेंटेंस। अब देखते हैं इसमें एरर क्या है। तो दोस्तों मैंने अभी आपसे पूछा कि इसका मीन क्या है, टू कीप एन आई आउट। इसका कोई मीन नहीं है, क्योंकि मीन जो होता है सेंटेंस, एक्चुअल फ्रेज जो है वो है टू कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आउट के प्लेस पे, ये जो आउट है उसके प्लेस पे ऑन लगाना पड़ेगा। और ऑन का मतलब होता है निगरानी रखना, किसी पर निगरानी रखना। तो हमें निगरानी किस पे रखनी है? इंजर्ड बर्ड्स पर, जो बर्ड्स घायल हैं उन पे हमें निगरानी रखनी है, राइट एवरीबॉडी? सो The Society for Animal Welfare has urged people to keep an eye on injured birds during the forthcoming festival. जो फेस्टिवल आने वाला है
उसमें हमसे गुहार की जा रही है सोसाइटी एनिमल वेलफेयर की तरफ से कि प्लीज उन बर्ड्स का ध्यान रखें, प्लीज 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 उन बर्ड्स का ध्यान रखें, उन बर्ड्स को घायल ना करें, राइट। तो नो एरर तो है ही नहीं, इसमें एरर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 एरर्स जो हमने बहुत ही अच्छे से किए, ठीक है। ये तो आप बताएंगे कि अच्छे से किए क्या किए, लेकिन हाँ मैं आपके लिए 24 और 25 तक ऐसे सेशन लाता रहूंगा जिससे ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपना काम करते रहें, राइट। वो अपना काम करते रहें। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो पढ़ते रहें, वो ये देखते रहें कि नहीं ठीक है भाई क्या पढ़ाया जा रहा है। यदि आपको कुछ चाहिए कि नहीं सर आप ये भी कराएं तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें, मैं आपको जरूर कराऊंगा। जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है हम उतना ज़्यादा करेंगे। लेकिन आपसे मेरी विनम्र विनती और विनम्र गुहार ये है कि प्लीज़ रीडिंग जरूर करें इंग्लिश में। यदि इंग्लिश में सक्सेस चाहिए तो रीडिंग करें, मोर एंड मोर रीडिंग। कोई नहीं कह के गया आपसे कि आप केवल एक ही चीज़ पढ़ें, कि आपको कुछ ही चीज़ पढ़नी है, कुछ भी पढ़ो लेकिन रीडिंग बनाओ, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दोस्तों। English is a language, it's not a subject, and when English is language then it means language can be learned by its environment। संसार का कोई शख्स नहीं है जब को इंग्लिश सिखा सकता है, ये बात मैं लिख के दे देता हूं आपको, ध्यान रखें। क्यों? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस एनवायरमेंट को नहीं बनाएंगे। आपके पास मैं 2 घंटे रह लूंगा, 3 घंटे रह लूंगा, लेकिन फिर उसके बाद तो जैसे आप हिंदी बोलते हैं ऐसे इंग्लिश को कोशिश करिए। स्पीकिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन उस एनवायरमेंट में घुलिए, रीडिंग की कोशिश करें, आपके एरर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ग्रामर हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो ये थे 15 एरर्स। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एरर्स के साथ, अरेंजमेंट के साथ, पैसेज के साथ। मत भूलिए मुझे अपनी दुआओं में। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कि ध्यान रखिए अपना खुद का और पढ़ते रहिए। जुनून है तो जहां है, यदि जुनून नहीं है तो सब जिंदगी बेकार है दोस्तों। तो पैशन, परसिस्टेंस, ध्यान है ना वो 3 पी कौन कौन से हैं? पैशन, परसिस्टेंस और थर्ड पी। बताएंगे मुझे कि थर्ड पी कौन सा है पैशन और परसिस्टेंस के बाद, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 पी आप में होने चाहिए, हैं तो जिंदगी की कोई भी जंग मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो फिनिश करते हैं हम अपनी क्लास यहाँ पे आज के लिए। ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एट योर होम और कीप इन टच विद मी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।